बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले डिस्कशन में हमने थायराइड हार्मोन की रेगुलेशन देखी थी कि टीएसएच आके स्टिमुलेट करता था आपके थायराइड ग्लैंड में जो फोलिकुलर सेल्स हैं उनको, कि वो सिंथेसाइज करे और सिक्रीट करे आपके थायराइड हार्मोन्स को, जो कि T3 और T4 है। T3 को ट्राई आयोडो थायरोनिन बोलते हैं, T4 को थायरोक्सिन बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी हम करेंगे सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन की। थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस कैसे होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके उसके लिहाज से, क्या कहते हैं हम, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बाद में फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको समझे बगैर आप फार्माकोलॉजी समझ नहीं सकते। हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये आप नहीं समझ सकते जब तक आप ये स्टेप्स ना समझें। तो देखिए, आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड को अगर हम देखें हिस्टोलॉजिकली, तो ये जो सेल्स है यहाँ पे, इनको थायराइड फोलिक्यूलर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स, ये शक्ल इनकी नज़र आ रही है, तो ये आपके हैं फोलिक्यूलर सेल्स, ठीक है। फोलिक्यूलर सेल्स, थायराइड फोलिक्यूलर सेल्स, ये इंडिविजुअली एक एक करके अगर आप देखें, ये एक थायराइड फोलिक्यूलर सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। और इसी तरह मिल मिला के ये सारा का सारा एक फोलिकल बनाता है। ये सारा अगर एक सर्कल जो बना है, इसको आप कह सकते हो थायराइड फोलिकल, ठीक है। तो फोलिक्यूलर सेल्स हो गए। इसके देखिए इस साइड पे ब्लड है, ठीक है, ब्लड वेसल है, इसके द रेड ब्लड सेल्स, ये देखिए, ये एक फोलिकल है, ये थायराइड फोलिक्यूलर सेल्स हैं। इसके साथ ये ब्लड वेसल है, इस साइड पे ब्लड है, ठीक है। ब्लड वाली साइड को बेजोलेटरल कहते हैं, ठीक है। और ये अंदर साइड, ये अंदर देखें, अंदर ये ल्यूमिनल है, अंदर ये एक कैविटी सी बनी है, ठीक है। और इसमें कोलाइड होता है। अभी यहाँ पे देखें, अब लेट से ये ब्लड वाली साइड है, ये आपका एक थायराइड फोलिक्यूलर इपिथेलियल सेल है, ठीक है। ये क्यूबॉइडल जो एक सेल लिया ना हमने, लेट से हमने ये वाला पोर्शन ले लिया, ठीक है। ये ब्लड वाली साइड हो गई, ये अंदर वाली साइड हो गई, इस तरह ले लिया। ये आपका थायराइड फोलिक्यूलर सेल है, ये फोलिक्यूलर ल्यूमेन है अंदर, ठीक है। ये लेट से आपका थायराइड फोलिक्यूलर सेल ले लिया, ये ल्यूमेन वाली साइड हो गई जहाँ पे कोलाइड है, और ये बेजोलेटरल साइड जहाँ पे ब्लड वेसल है, ये बेजोलेटरल साइड जहाँ पे ब्लड वेसल है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो थायराइड फोलिक्यूलर सेल है, इनमें से किसी एक को ले लिया हमने। थायराइड फोलिक्यूलर सेल के अंदर एक प्रोटीन बनता है, उसको कहते हैं थायरोग्लोब्यूलिन, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है बहुत बड़ा, ठीक है। थायरोग्लोब्यूलिन जो है, इसके ऊपर अमाइनो एसिड होता है एक टायरोसिन, ठीक है। अमाइनो एसिड के रेजिड्यूस होते हैं बहुत सारे, टायरोसिन इसके ऊपर होंगे थायरोग्लोब्यूलिन के ऊपर। तो ये थायरोग्लोब्यूलिन सिंथेसाइज होता है आपके थायराइड फोलिक्यूलर इपिथेलियल सेल्स में, ठीक है। ये जो फोलिकल के इर्द गिर्द थायराइड फोलिक्यूलर इपिथेलियल सेल्स हैं, इनमें थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, एक ग्लाइकोप्रोटीन, वो सिंथेसाइज होता है। उस थायरोग्लोब्यूलिन के ऊपर बहुत सारे टायरोसिन रेजिड्यूज होते हैं, यानी अमाइनो एसिड्स होते हैं टायरोसिन के, ठीक है। अब ये सिंथेसाइज होने के बाद ये फोलिक्यूलर ल्यूमन के अंदर सिक्रीट किया जाता है। ये जो थायराइड फोलिकल इपिथेलियम सेल है, ये सिंथेसाइज करता है थायरोग्लोब्यूलिन को, फिर सिक्रीट करता है फोलिक्यूलर ल्यूमन में। यहाँ से सिंथेसाइज हुआ, यहाँ फोलिक्यूलर ल्यूमन में सिक्रीट हुआ, ठीक है। ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब आयोडीन जो है ब्लड से, ये एक सेकंड रिएक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। देखिए, सोडियम डाउन द कंसंट्रेशन आता है, और ये अप द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आयोडीन अंदर आता है, ठीक है। सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर आप इसको कह सकते हो, ठीक है, या आयोडीन कैरियर है। ये आयोडीन को अंदर लेके जाता है ब्लड से थायराइड फोलिक्यूलर सेल के अंदर, ठीक है। अब एक एंजाइम है, उसका नाम आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थायराइड पर ऑक्सीडेज। एक ही एंजाइम है, थायराइड हम पढ़ रहे हैं, पर ऑक्सीडेज आपने याद रखना है, बस पर ऑक्सीडेज एंजाइम है। ये इसके सारे स्टेप्स जो है यही करता है। पहला स्टेप इसका ऑक्सीडेशन होता है, फिर ऑर्गेनिफिकेशन, और फिर कपलिंग होती है, ठीक है। ये तीनों ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन और कपलिंग, तीनों को थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो क्या कहते हैं करता है। मतलब ऑर्गेनिफिकेशन में भी यही इन्वॉल्व है, ऑक्सीडेशन में भी, और कपलिंग में भी यही इन्वॉल्व है। तो थायराइड फोलिकल के अंदर जब आयोडीन ट्रैप होगा, आयोडीन ट्रैप होने के बाद आयोडीन भी अंदर उसमें डाल दिया जाता है, फोलिकल के अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ से ब्लड से आयोडीन ट्रैप होगा, फोलिकुलर सेल में आया, वहाँ से इधर अंदर ल्यूमेन के अंदर डाल दिया जाता है इसको, और इस दौरान ये थायराइड पर इसको ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। आयोडीन, ये माइनस चार्ज है ना, ये आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, I2 में। अब क्या होता है, ये दूसरा स्टेप है ऑर्गेनिफिकेशन। ऑर्गेनिफिकेशन कहते हैं इस आयोडीन को, ये जो थायरोग्लोबिन के ऊपर मैंने आपको बोला था कि टायरोसिन रेजिड्यूस है, टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है, उसकी आयोडीनेशन होती है। मतलब आयोडीन उन जो टायरोसिन है अमाइनो एसिड, उसके ऊपर एक रिंग होता है बेंजीन का, ठीक है।
तो उस बेंजीन के रिंग के ऊपर आयोडीन्स लगा दिए जाते हैं। इसको कहते हैं आयोडीनेशन या ऑर्गेनिफिकेशन, ठीक है। आयोडीन ये ऑर्गेनिफाई हो गया ना, ये आयोडीन नॉन ऑर्गेनिक था, अब ये प्रोटीन के ऊपर आ रहा है, टायरोसिन रेजिड्यूस पे लग रहा है, तो वो ऑर्गेनिफिकेशन। अच्छा, अब अगर टायरोसिन के ऊपर, टायरोसिन अमाइनो एसिड के ऊपर दो जो है क्या कहते हैं आयोडीन्स लगे, एक आयोडीन लगे, तो वो मोनो आयोडो टायरोसिन कहलाएगा, ठीक है। और अगर दो आयोडीन्स लगे तो वो डाई आयोडो टायरोसिन कहलाएगा, ठीक है। अगर टायरोसिन में जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर दो आयोडीन्स अगर लगे तो डाई आयोडो टायरोसिन, डाई दो को कहते हैं, सिंपल सी बात है। मोनो अगर एक आयोडीन लगा है तो मोनो आयोडो टायरोसिन कहलाएगा, ठीक है। थायरोग्लोबिलिन के ऊपर जो टायरोसिन्स है उनकी ऑर्गेनिफिकेशन होगी। अब कपलिंग होगी। कपलिंग कहते हैं अगर मिड यानी MIT मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन एक मिले, एक मोनो आयोडोटायरोसिन और एक डाई आयोडोटायरोसिन मिले, तो वो टोटल जो बनेगा वो कहलाएगा ट्राई आयोडोटायरोसिन, ठीक है। T3 बनेगा। हमें पता है, सिंपल सी बात है यार, 2 + 1 3, तो डाई और मोनो मिलकर ट्राई आयोडोटायरोसिन बना सकता है। और डाई अगर मिले तो कपलिंग हो तो T4 बनेगा, टेट्रा आयोडोटायरोसिन बनेगा, जिसको T4 कहते हैं, ठीक है। अब ये इस थायरोग्लोब्यूलिन के ऊपर टायरोसिन से उसी पे मिड्स और डिट्स बनेंगे पहले ऑर्गेनिफिकेशन से, फिर उनकी कपलिंग से T3 और T4 बनेगा। फिर इसको दोबारा एंडोसाइटोसिस करके अंदर उसी फोलिकुलर सेल में लाया जाएगा। कोलाइड में ये सारा प्रोसेस हुआ इस जगह पे, ठीक है। होने के बाद ये दोबारा इस फोलिकुलर सेल में आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये प्रोटीएज जो है एंजाइम, प्रोटीन को डिग्रेड करने वाला, वो तोड़ के T4 और T3 को बाहर T4 और T3 को अलग करेगा, और थायरोग्लोब्यूलिन और मिड्स और डिट्स जो है, जो अनकपल्ड, जिनकी कपलिंग नहीं हुई है, वो वापस आएंगे। डी आयोडीनेज जो है वो मिड्स और डिट्स से दोबारा आयोडीन को अलग करेगा, और टायरोसिन जो है वापस जाके इसके ऊपर लगेगा, क्या कहते हैं, थायरोग्लोब्यूलिन पे लग के वही साइकिल दोबारा आ जाएगा, ठीक है। T3 और T4 बाहर सर्कुलेशन में सिक्रीट हो जाएंगे, ठीक है। अब TSH जो है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से आता था, वो इनमें से हर स्टेप को, आयोडीन के अपटेक को, इन हर स्टेप को, ऑर्गेनिफिकेशन को, कपलिंग को और ऑक्सीडेशन को, हर स्टेप को इनहेंस करता है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है। अच्छा, और ये बात इंपॉर्टेंट याद रखने की है कि T4 ज़्यादा बनता है, T3 कम बनता है। T3 मोर पोटेंट है एज़ कम्पेयर टू T4, बट T4 इज़ मोर सिंथेसाइज एंड मोर सिक्रेटेड, ज़्यादा बनता है और ज़्यादा सिक्रेट होता है इनटू द सर्कुलेशन, ठीक है। ये देखिए T4 ज़्यादा है T3 से। अच्छा, अब T3 और T4 जब पेरिफेरल टिश्यूज़ में जाएंगे, जहाँ जहाँ भी ये ब्लड इसको लेके जाएगा, वहाँ पे एक एंजाइम है 5, ये देखिए 5 कम्प्लीमेंट डी आयोडीनेस, ये इसमें से एक आयोडीन को हटा के T3 में कन्वर्ट करता है। T3 जो है वो मेन फंक्शन करता है, ठीक है। एक और बात याद रखने की इम्पोर्टेंट है, ये जो है इसको थायरोग्लोब्यूलिन कहा था ना हमने, जो कोलाइड के अंदर था, जिसपे ऑर्गेनिफिकेशन और कपलिंग होती थी। अब हमने बोला था जैसे कि थायराइड हार्मोन जो है वो स्टीरॉयड वन, अब ये स्टीरॉयड हार्मोन की तरह है, तो यहाँ ब्लड में उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, उसको कहते हैं थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन्स। थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन्स TBG और TG में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये थायरोग्लोब्यूलिन है, ये थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन्स है, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स है जो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, ब्लड के अंदर। बाकी ये थायरोग्लोब्यूलिन आप कह सकते हो, ये स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, ये बात मैं आपको समझा दूँ, एक मिनट, ये एक रिवर्स T3 में भी कन्वर्ट होता है। यहाँ पे देखिए, ये आपका टेट्रा आयोडो टायरोसिन है, ठीक है। आपका लेट से ये T4 है, ये क्या कहते हैं इसको, थायरोक्सिन है, ठीक है। अगर ये आउटर रिंग डी आयोडीनेस इसको हटा दे तो ये एक्टिव T3 बनता है। नहीं, अगर ये इनर रिंग डी आयोडीनेस, ये 5 सिंपल 5, ये 5 कम्प्लीमेंट डी आयोडीनेस हो तो ये इसको हटा देगा। 5 डी आयोडीनेस हो तो वो इसको इनर में से आयोडीन हटा देगा। इनर में से आयोडीन हट जाए तो उसको रिवर्स T3 ये बोलते हैं। सही हो गया। अब हम इसको रीड करेंगे ऊपर से, ताकि कोई अगर पॉइंट हमारा मिस हुआ है तो वो कंप्लीट हो जाए। अब देखें, ईच स्टेप इन सिंथेसिस इज स्टिमुलेटेड बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अगर ग्रेव्स डिजीज़ है, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़ भी हर स्टेप को स्टिमुलेट करेंगे। अच्छा, थायरोग्लोब्यूलिन इज सिंथेसाइज फ्रॉम टायरोसिन इन थायराइड फोलिकुलर सेल, पैकेज इन सिक्रीटरी वेसिक्यूल्स एंड क्या कहते हैं एक्सट्रूडेड इनटू फोलिकुलर ल्यूमेन, ठीक हो गया।
फिर आयोडीन पंप या सोडियम आयोडीन को ट्रांसपोर्टर या सिम्पोर्टर जो है ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स थी, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्टर है वो एटीपी को यूटिलाइज करके अब द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसी चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन करता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि एक चीज़ डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, उसी के साथ दूसरी चीज़ वो कैरी करता है अप द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे देखिए सोडियम जो है ये सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसमें नेसेसरी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है फॉर द अपटेक ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये आप पहले फर्स्ट ईयर के चैप्टर में है, अगर आपको समझना है वहाँ से समझिए, बहुत ज़रूरी है। इज प्रेजेंट इन द थायराइड फोलिकुलर एपिथेलियल सेल्स। तो ये क्या कहते हैं, थायराइड फोलिकुलर एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये आयोडीन पंप है, ठीक है, जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेगा आयोडीन इनटू थायराइड फोलिकुलर सेल एंड फॉर सब्सिक्वेंट इनकॉर्पोरेशन टू थायराइड हार्मोन, ठीक है। ये इनहेबिट होता है, ये कुछ ड्रग है थायोसाइनेट और परक्लोरेट इसको इनहिबिट करते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में हम आयोडीन की अपटेक को इनहिबिट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से थायोसाइनेट और परक्लोरेट आइन से। दूसरा ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन टू ये परऑक्सीडेस एंजाइम, थायराइड परऑक्सीडेस एंजाइम ये कैटलाइज करता है इस रिएक्शन को इन द फोलिकुलर सेल मेम्ब्रेन। ये हमने देखा। आयोडीन इज द रिएक्टिव फॉर्म विच विल बी ऑर्गेनिफाइड बाई क्या है, कंबाइनिंग विथ टायरोसिन ऑन थायरोग्लोबुलिन्स के ऊपर, जो टायरोसिन है उसके ऊपर उसको आयोडीन ये एक्टिव फॉर्म है इसको लगा दिया जाएगा, ठीक है। परऑक्सीडेस एंजाइम ये इनहिबिट होता है प्रोफाइल थायोरेसिल कहते हैं इसको, ठीक है। प्रोफाइल थायोरेसिल पीटीयू है, एक और होता है मिथामिजोल, ठीक है। ये दोनों इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं विच इज़ यूज थेरेप्यूटिकली टू रिड्यूस थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक हो गया। द सेम परऑक्सीडेस एंजाइम कैटलाइज रिमेनिंग क्या कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन एंड कपलिंग रिएक्शन इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, सही हो गया। ऑर्गेनिफिकेशन यानी उस टायरोसिन रेजिड्यूज के ऊपर आयोडीन को लगा के मिड्स और डिट्स बनाना, और कपलिंग मिड्स और डिट्स को मिला के T3 और T4 बनाना, ठीक है। ऑर्गेनिफिकेशन ये देखिए एट द जंक्शन ऑफ द फोलिकुलर सेल follicular lumen, ये tyrosine residues of thyroglobulin react with iodine to form monoiodotyrosine mates and diiodotyrosine dates, ठीक है। हाई लेवल्स ऑफ आयोडीन, अच्छा एक और चीज़ है देखिए, हाई लेवल्स ऑफ आयोडीन से मैंने डिस्कशन में नहीं बताया तो यहाँ पे बताऊँगा। इनहेबिट करता है ऑर्गेनिफिकेशन एंड देयर बाय इनहेबिट सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, इसको वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट बोलते हैं। इट इज़ लाइक ऐसा है कि आपका जो सिंक होता है बेसन का, वॉश बेसन का सिंक, अगर उसमें बहुत ज़्यादा आप पानी बहुत ज़्यादा डालते हो तो वो चौक हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है, वो अंदर नहीं ले जा सकता है, मतलब जहन को करीब ले जाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आयोडीन अगर बहुत ज़्यादा हो तो भी ये एंजाइम फंक्शन करना छोड़ देता है, ऑर्गेनिफिकेशन नहीं होती है, तो इसको वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कपलिंग ऑफ मिड्स एंड डिट्स, ठीक है, वाइल मिड एंड डिट आर अटैच टू थायरोग्लोबुलिन, टू कपलिंग रिएक्शंस ऑकर्स। पहला ये कि टू मॉलिक्यूल्स आर डिट कंबाइन टू फॉर्म T4 और वन मॉलिक्यूल ऑफ डिट एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ मिड कंबाइन टू फॉर्म ट्राइआइडोथायरोनिन, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद मोर T3 इज फॉर्म देन T4 ज़्यादा बनता है T3 से। अच्छा, ऑल्दो T3 इज़ मोर एक्टिव, T3 ज़्यादा पोटेंट है, ठीक है। आयोडीनेटेड थायरोग्लोबुलिन इज स्टोर्ड इन फोलिकुलर ल्यूमन, ठीक है, ये स्टोर्ड होता है, ये वाहिद स्टीरॉयड हार्मोन है जो कि स्टोर्ड होता है until thyroid gland is stimulated to secrete thyroid hormone, ठीक हो गया। बाकी वाले स्टोर क्यों नहीं हो सकते, लिपिड सोलुबल हार्मोन्स, बाकी स्टीरॉयड या लिपिड सोलुबल हार्मोन्स स्टोर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो फॉस्फोलिपिड बायलेयर से पास कर सकते हैं, वो लिपिड सोलुबल ग्रेन्यूल्स में स्टोर नहीं हो सकते। अच्छा, ये स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड सेल बाय TSH कैसे होता है, देखिए, व्हेन द थायराइड सेल्स आर स्टिमुलेटेड आयोडीनेटेड थायरोग्लोबुलिन इज टेकन बैक इनटू द फोलिकुलर सेल, एंडोसाइटोसिस होती है, लाइसोसोमल एंजाइम देन डाइजेस्ट थायरोग्लोबुलिन, वही प्रोटीएज रिलीज T3 एंड T4 इनटू सर्कुलेशन एंड लेफ्ट ओवर मिड्स और डिट जो जिनकी कपलिंग नहीं हुई थी थायराइड डीआयोडीनेस, उसको दोबारा डीआयोडीनेट करेगा, आयोडीन इज रिलीज और वो रीयूटिलाइज होगा थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस में दोबारा, ठीक है। अच्छा, डीआयोडीनेस की डिफिशिएंसी मिमिक करती है आयोडीन की डिफिशिएंसी, मतलब डीआयोडीनेस अगर नहीं हो मिड्स और डिट्स स्टक होंगे दोबारा उनसे डीआयोडीनेशन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, बाइंडिंग ऑफ T3 एंड T4
अब ये सर्कुलेशन में देखिए ये मतलब सर्कुलेटिंग ये थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन्स का मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इनकी सर्कुलेशन के लिए मोस्ट T3 और T4 जो है ये थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन्स के साथ बॉन्डेड होता है। अच्छा, और ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे कि जो प्रोटीन बॉन्डेड हार्मोन है वो एक्टिव नहीं होता, जो फ्री हार्मोन है वो फीडबैक इनहिबिशन करता है और वहीं एक्शन करता है क्योंकि वो क्या है, एक्टिव है, ठीक है। बॉन्डेड फॉर्म वाला एक्टिव नहीं है। हेपेटिक फेलियर में ये कि थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन्स जो है वो डिक्रीज होंगे, मतलब ये लिवर सेल हेपेटोसाइट सिंथेसाइज करते हैं ना आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स को, ये थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन भी प्लाज्मा प्रोटीन है। तो ये हेपेटिक फेलियर में इसकी सिंथेसिस नहीं होगी तो इसका लेवल डिक्रीज होगा। अगर इसका लेवल डिक्रीज है तो लीड्स टू अ डिक्रीज इन टोटल थायराइड हार्मोन। ये हम बस पहले चैप्टर में सही डिटेल में डिस्कस करके आए थे। टोटल थायराइड हार्मोन कम होगा, लेकिन नॉर्मली जो है जो T3 और T4 जो है वो नॉर्मल ही रहेगा, फ्री हार्मोन जो है नॉर्मल ही रहेगा, क्योंकि वो नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन बढ़े, पहला ये बढ़ेगा, बॉन्डेड कम होगा तो फ्री बढ़ेगा, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन ज़्यादा होगी, ऊपर से TSH नहीं आएगा तो आपका वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। प्रेगनेंसी और एस्ट्रोजन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन्स को ये सब के लिए जर्नल करके कहें, जितने भी बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन्स है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, एस्ट्रोजन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, इनकी सिंथेसिस हेपेटोसाइट्स कहते हैं। लिवर फेलियर में ये कम होंगे, किडनी फेलियर में भी ये कम होगी क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अच्छा, और प्रेगनेंसी और एस्ट्रोजन्स में ये ज़्यादा होते हैं, एस्ट्रोजन के यूज़ में यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज़ में ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, जो मेल सेक्स हार्मोन है एंड्रोजन्स वो भी इनको कम करते हैं, ठीक है। बाकी इनके कम होने ज़्यादा होने से टोटल हार्मोन जो है, टोटल सर्कुलेटिंग हार्मोन कम ज़्यादा हो सकता है। फ्री जो है नॉर्मली कम ज़्यादा नहीं होता, वो नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव वो जो फीडबैक इनहिबिशन लूप है उससे वो नॉर्मलाइज ही रहता है, ठीक है। बाकी कन्वर्जन आखिरी बात थी T4 से T3 और रिवर्स T3 में, तो ये मैंने आपको बताया था। अगर 5 प्राइम डीआयोडीनेस हो यानी आउटर रिंग डीआयोडीनेस हो तो एक्टिव T3 में कन्वर्ट होगा। अगर 5 डीआयोडीनेस या इनर रिंग डीआयोडीनेस हो तो वो रिवर्स T3 में कन्वर्ट होगा। रिवर्स T3 जो है समझे कि अब वो फंक्शनल नहीं होता है, ठीक है। इन द पेरिफेरल टिश्यूज T4 इज कन्वर्टेड टू T3 बाय 5 प्राइम डीआयोडीनेस या आउटर रिंग डीआयोडीनेस और रिवर्स T3 बाय इनर रिंग डीआयोडीनेस और 5 डीआयोडीनेस, ठीक है। T3 इज मोर बायोलॉजिकल एक्टिव देन T4, रिवर्स T3 इज इनएक्टिव। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड तो आप जो है कमेंट्स में कर सकते हैं, बल्कि ना अब मैं तो सजेस्ट करूँगा अगर क्वेश्चंस हो किसी ने किए हो तो आप आंसर भी दें और इसमें एक्टिवली आप इन्वॉल्व हो, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड ट्रस्ट। अल्लाह हाफिज़।